हेलो दोस्तों, विजन यूपीएससी विद विनीता में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे तीसरा पार्ट जो है मिट्टी का, जो दोमट और या फिर जलोढ़ मिट्टी है उसके बारे में। तो इसके कुछ नोट्स पॉइंट हैं, उनको देख लेते हैं। इसके साथ में कुछ जो संलग्न प्रश्न दिए गए हैं उन्हें भी हम देख लेंगे। तो इसके नोट्स पॉइंट में जो पहला पॉइंट है वो है, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार जलोढ़ मृदाएं देश के लगभग 33.5% भागों में लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत हैं। यह मिट्टी पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भागों के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटियों में फैली हुई है। इसका निर्माण हिमालय तथा प्रायद्वीप से प्राप्त मालवा तथा अपसारी सागर द्वारा छोड़े गए गाद द्वारा हुआ है। इनका रंग हल्के धूसर से भस्मी धूसर के बीच और गठन रेतीले से गाढ़ी दोमट के बीच पाया जाता है। दोमट मिट्टी में पोटास और फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है, परंतु इनमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। अगला पॉइंट है जो फलीदार होते हैं। फलीदार फसलों की खेती में फलीदार फसलों की खेती से इनमें तेजी से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण संभव है। ये मिट्टियाँ सिंचाई हेतु सर्वोपयुक्त हैं। इनकी मदद से इनमें चावल, गेहूँ, गन्ना, जूट, कपास, मक्का, तिलहन, फल और साग सब्जियों की खेती की जाती है। सामान्यतः दोमट मिट्टी में 40% बालू के कण, 40% मृत्तिका यानी क्ले कण एवं 20% गाद यानी पंको या सिल्ट के कण पाए जाते हैं। बलुई दोमट मिट्टी या एलुवियल सैंड सॉइल की जलधारण क्षमता सबसे कम होती है, क्योंकि इनमें रवे भारी मात्रा में एवं बड़े होते हैं। आइए इनसे संबंधित जो मैप दिया है भारत का, उसमें देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है। तो ये हमने देखा, ये गंगा का मैदान है, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। ये ब्रह्मपुत्र का एरिया और ये जो हो गया तटी है। तो यहाँ पे ये सारी चीज जो है जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र हैं। आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। जलोढ़ मिट्टियों को 2 उपभागों में विभाजित किया गया है। पहली होती है नवीन जलोढ़ या उसी को खादर कहते हैं। इन मिट्टियों का विस्तार नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी की नवीन परत का जमाव होता रहता है। इस मिट्टी की जलधारण क्षमता अधिक होती है, जहाँ मिट्टी सदैव उर्वर बनी रहती है। दूसरा पॉइंट है प्राचीन जलोढ़ या बांगर। बांगर मिट्टी की स्थिति बाढ़ की पहुँच से दूर कुछ ऊंचाई पर होती है। यहाँ मिट्टी का रंग गहरा यानी कि पीला या भूरा पाया जाता है, जिसमें चूनेदार कंकड़ के पिंड यानी कि नूडल्स आदि पाए जाते हैं। बांगर मिट्टियों पर लवड़ी और क्षारीय प्रस्फुटन के कारण रेह का जमाव मिलता है। यह मिट्टी कम उर्वर होती है, इसमें नियमित उर्वरकों की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट है भाबर। जो शिवालिक के गिरपदीय क्षेत्र में जलोढ़ पंख पाए जाते हैं, जिनकी मिट्टी स्थूल और गुटिका युक्त होती है। इसे क्या कहते हैं, भाबर कहा जाता है। भाबर के दक्षिणी दलदली और गाढ़ी मिट्टी वाले क्षेत्र को तराई कहा जाता है। यहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ की प्रचुरता और फास्फेट की कमी पाई जाती है। यहाँ के ऊंचाई भागों में प्राप्त जलोढ़ को राड़ नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, इससे संबंधित कुछ प्रश्न कोश दिए गए हैं, जिसमें कुछ प्रश्न हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से कौन सा सही है। सही कथन का चुनाव करिए। तो इसने सही पूछा है। तो पहला कथन है, यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग के करीब 14% हिस्से पे है। तो हमने क्या पढ़ा था, ये 14 नहीं बल्कि 33.5 या 33.5% पे है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है, इस मिट्टी में फास्फोरस एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो यह बात ठीक है, हमने पढ़ा था कि फास्फोरस की इसमें प्रचुरता होती है। तीसरा पॉइंट है, यह मिट्टी रेत, थूर,
चौपन जैसे नामों से जानी जाती है। तो ऐसा कोई भी नोट्स पॉइंट में हमने नहीं पढ़ा है, इसलिए ये गलत है। यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, तो ये देखना है कि जलोढ़ मिट्टी जो है अधिक उपजाऊ होती है, इसलिए ये कथन भी गलत है। आगे इसका एक बार एक्सप्लेन देख लेते हैं, जिससे हमारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरस एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की कमी होती है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के नवीनतम शोध के अनुसार भारत के लगभग 33.5% भाग पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। अम्लीय मिट्टी के साथ स्थानीय रूप से रेह, थूर, चौपन, ऊसर, कल्लर जैसे नामों से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो आपको पता है, हमने अभी जलोढ़ के बारे में पढ़ा कि ये सबसे उपजाऊ मृदा होती है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो नदियों द्वारा निर्मित होती है, और इसलिए ऑप्शन सी सही है। इसका एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा छोड़े गए गाद द्वारा होता है। जलोढ़ मिट्टियों को 2 वर्गों या उपवर्गों में बांटा गया है, नवीन जलोढ़ और प्राचीन जलोढ़, जिसको नवीन को खादर जबकि प्राचीन जलोढ़ को बांगर कहते हैं। इसका एक्सप्लेन हमने पहले पढ़ रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो आपने पढ़ा है कि नदियों द्वारा जो मिट्टी निर्मित है उस मिट्टी को हम क्या कहते हैं? उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? तो ये है कछारी मिट्टी, जिसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण मिट्टी है। यह मिट्टी देश के लगभग 33.5% भागों के लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह मिट्टी पंजाब से असम तक के विशाल मैदान भाग के साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटियों में फैली हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है? तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जलोढ़ मिट्टी जो है 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली है और लगभग 33.5% क्षेत्र जो है कवर करती है। अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? तो पुरानी कछारी को बांगर जबकि नई को खादर कहते हैं, तो ये बांगर है। ऑप्शन बी सही है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। इसकी स्थिति बाढ़ की पहुंच से परे कुछ ऊंचाई पर होती है। इन मिट्टियों का रंग पीला, रक्ताभ भूरा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम है? तो हमने पढ़ा था कि दोमट मृदा है उसकी जल धारण क्षमता जो है कम है। ये ऑप्शन ए सही है। दोमट बालुई मिट्टी यानी कि एलुवियल सैंड सॉइल की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, क्योंकि इसके रवे भारी मात्रा में बड़े होते हैं, और जब बड़े रवे होते हैं तो पानी जो है सोख नहीं पाता, नीचे की ओर चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दुमटी या लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो सभी प्रकार के कण मिलते हैं। सभी प्रकार मतलब बालू के कण भी हैं, 500 के कण भी हैं, चिकना भी है, यानी कि सभी प्रकार के कण मिलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इसका जो विस्तार है वो क्या कह रहा है। दोमट मिट्टी में 40% बालू के कण, 40% मृत्तिका यानी क्ले के कण और 20% गाद के कण पाए जाते हैं। अतः ऑप्शन डी जो है वो सही है। अब हम देखते हैं मिट्टी के जो विविध क्षेत्र हैं। मिट्टी जो तीनों से मिली हुई है, जैसे जहाँ पे जलोढ़ भी है, दोमट भी है, जलोढ़ या दोमट भी है, लेटराइट भी है और काली भी है। तो ये विविध के कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, देख लेते हैं। इसके नोट्स पॉइंट में है कि राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार लाल मिट्टियाँ भारत के 8.7 लाख वर्ग किलोमीटर 26% क्षेत्र पर विस्तारित हैं। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल नियोजन रूप में यह पीली दिखाई देती है।
लाल मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम, पोटास, फास्फेट, नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी होती है। इनका विस्तार मुख्यतः पश्चिम तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा एवं छोटा नागपुर के पठार यानी कि झारखंड में पाया जाता है। देखिए ये भारत का मैप दिया हुआ है जिसमें मिट्टियों की जो स्थितियां हैं वो बताई गई हैं, कहाँ पे पर्वतीय है, कहाँ पे जलोढ़ है, कहाँ पे लेटराइट है और कहाँ पर काली मृदा के निर्माण है। तो ये देखिए ये जो है ये पर्वतीय मृदा है सारी, और ये ऊंचाई पर जो दी है ये पर्वतीय मृदा हो गई। इसके बाद जो जलोढ़ मृदा है ये हो गया पूरा एरिया, गंगा का प्लेन जिसको बोलते हैं, ये हो गई जलोढ़ मृदा, और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र का हो गया। आगे देखते हैं इसका जो ये जो लकीरें हैं ये है लाल मृदा, और ये काली मृदा का दक्कन का पूरा एरिया काली मृदा है, और ये जो ब्लैक वाला एरिया है ये लैटेराइट है। तो इस प्रकार जो है मिट्टी का, और ये जो ये पार्ट है ये बलुई वाला है। इस प्रकार आगे देखते हैं इसके कुछ पॉइंट्स जो नोट्स में दिए हुए हैं। तो पर्वतीय मिट्टियाँ यानी कि माउंटेन सॉइल जो होती है हिमालय क्षेत्र की घाटियों और ढालों पर 2700 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई के भागों में पाई जाती है। ये मिट्टियाँ छिछली और अपरिपक्व हैं तथा इनमें कार्बन नाइट्रोजन अनुपात काफ़ी अधिक होता है। ये मिट्टियाँ हल्की अम्लीय होती हैं। मरुस्थलीय मिट्टियों का विकास शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु दशाओं में हुआ है। ये राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, दक्षिण पश्चिम यानी कि दक्षिण पंजाब क्षेत्र में पाई जाती हैं। यह मिट्टी रेत एवं बजरी से युक्त है जिसमें जैव पदार्थों नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख फसलें इस प्रकार हैं: अल्फा अल्फा, ड्राई बीन्स, गार्बेंजो बीन्स, मटर, सोयाबीन, उड़द आदि। इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, ये देख लेते हैं एक बार। तो सूची 1 है, सूची 2 है, कुछ मिट्टियों के नाम है, उनके राज्य के नाम है। तो संबंधित मिट्टी और राज्य का उल्लेख करना है। तो यहाँ पे जो जलोढ़ मिट्टी है वो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, काली मृदा को हम जो है दक्कन के यानी महाराष्ट्र में, जबकि जो लाल मृदा है उसको आंध्र प्रदेश में, और मरुस्थलीय मृदा को राजस्थान में। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। आगे देखते हैं पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होगी। तो आपको पता है पश्चिमी पूछ रहा है तो ये कैल्शियम की मात्रा अधिक होगी, ऑप्शन बी सही है। एक बार इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जालौन, जोधपुर, गंगानगर, सिरोही, झुंझुनू, पाली, सीकर जिले आते हैं। इन जिलों की मिट्टी चूना यानी कैल्शियम के लवण आधारित क्षारी एवं लवड़ी प्रकार की होती है, अतः इस क्षेत्र की मिट्टी में कैल्शियम की अधिक मात्रा पाई जाएगी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सी मृदा कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो जो कौन सी फसल है, ये मटर के पौधे हैं जो मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देते हैं। दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख फसलें इस प्रकार हैं: अल्फा अल्फा, ड्राई बीन्स, गार्बेंजो बीन्स, मटर, सोयाबीन, उड़द इत्यादि। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन फसल उगाई जानी चाहिए। तो उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द की फसल उगाई जानी चाहिए क्योंकि ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक है। अगला प्रश्न है कि भारत के कुल भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है। तो आप हमने पढ़ा था लाल रंग का प्रमुख कारण क्या है, वो फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता है। तो ऑप्शन सी सही है। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है।
लेकिन जलयोजित रूप से यह पीली दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह कौन सा है। तो पूछ रहा है कि भारतीय मृदा में सबसे ज़्यादा कमी किस चीज़ की है, तो वो है जस्ता की। कौन से सूक्ष्म तत्व की, तो वो जस्ता है। जस्ता की सब सर्वाधिक कमी है। लोग, आपने देखा भी होगा कि लोग जो है खेत में जिंक डालने की कोशिश करते हैं। तो हिमालय की, क्वेश्चन नंबर 7 है कि हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह बात गलत है। कारण है कि हिमालय में, क्योंकि हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। तो हिमालय का सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है, ये बात ठीक है, लेकिन ह्यूमस की प्रचुर मात्रा है, ये बात गलत है। अतः ऑप्शन डी सही है। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस का अभाव रहता है, जबकि हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र जो है वनाच्छादित है। अगला है कि कार्यवास मृत्तिका जो जाफरान यानी केसर की खेती के लिए स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, कहाँ पाई जाती है। तो केसर हमने देखा है कि कश्मीर के क्षेत्र में होती है। तो ये जो है कार्यवा जो मृदा है वो कहाँ पाई जाएगी, जाफरान की खेती के लिए कश्मीर घाटी में पाई जाती है। तो यह ताजे फल द्वारा जमा की गई मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। तो चिकनी मिट्टी में मिलता है, ऑप्शन ए सही है। एक बार इसका विस्तार पढ़ लेते हैं। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी में 50% से कम गाद, 50% तक मृत्तिका व बालू की कुल मात्रा पाई जाती है। इनमें वायु का आवागमन कम होता है, जिससे जल क्रांति हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसी एक कण का व्यास जो है 0.002 mm से कम होता है। तो वो क्या कहलाती है, मृत्तिका कहलाती है या गाद कहलाती है या फिर महीन बालू कहलाती है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो वो मृत्तिका कहलाती है, क्ले कहलाती है। क्ले का जो व्यास होता है वो 0.002 mm से कम होता है, जबकि गाद का व्यास जो है 0.002 mm से 0.06 के मध्य होता है। और महीन बालू या रेत का व्यास जो है 0.06 से 2 mm के मध्य होता है। आगे देखते हैं, मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन, यहाँ पे ध्यान देना है आपको, सही नहीं पूछा है। तो क्या है, यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक क्यों कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पे पाई जाती। तो यह बात ठीक है, ऑप्शन ए सही है। एक बार इसका विस्तार पढ़ लेते हैं। मटासी मिट्टी को लाल पीली मृदा भी कहा जाता है। लाल और पीली मिट्टी, मटासी। यह मिट्टी छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में फैली हुई है। इस प्रकार की मृदा छत्तीसगढ़ के लगभग आधे क्षेत्र में फैली हुई है। यह अधिक ऊंचाई पर और अधिक जल निकासी वाले स्थानों पर पाई जाती है। इस मृदा में आयरन ऑक्साइड सबसे प्रचुर तत्व हैं। फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति इसे लाल रंग, जबकि फेरिक ऑक्साइड से पीला रंग देती है। धान के लिए यह प्रयुक्त मृदा है या प्रमुख मृदा है या महत्वपूर्ण मृदा है। आपको कैसा लगा वीडियो, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं तथा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए आपका धन्यवाद।